हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे.आर्स मंत्रा। आज से हम लोग क्या है एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक्स के क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। और ये आप लोगों को पता है कि ये जो सब्जेक्ट है अपना सिविल इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 6 में एक इलेक्टिव पेपर के रूप में हम लोगों को इसको पढ़ना है। और मुझे बिलीव कीजिए कि आपके इलेक्टिव पेपर्स में आपको जितने भी सब्जेक्ट्स के ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो पेपर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आपके लिए रेलिवेंट है। मतलब आपके काम का सबसे ज़्यादा यही सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप लोग साइट पे जब आप लोग वर्क करने जाएंगे या सिविल इंजीनियरिंग के जब आप लोग फील्ड में वर्क करने जाएंगे तो ये सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और जब आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो फील्ड पे जब आप लोग जाएंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 5 सेमेस्टर के दौरान आप लोगों ने जितना भी टेक्निकल नॉलेज लिया और इस 6 सेमेस्टर में आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो इस टोटल 6 सेमेस्टर के दरमियान आप लोगों ने जितना भी टेक्निकल नॉलेज हासिल किया, जब आप उसको साइट पे इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, है ना, जब आप उसको फील्ड में अप्लाई करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, नए नए इक्विपमेंट्स, है ना, और नए नए टेक्निक से आपको डील करना होगा, आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। और उन्हीं नए मटेरियल्स, नए इक्विपमेंट्स, नए टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। और अगर आप लोगों ने यहाँ इस जगह पे अगर अच्छे से पढ़ के समझ लिया तो आप लोग साइट पे एकदम फेमिलियर रहेंगे, किसी भी चीज़ से आप अनजान नहीं रहेंगे और आप लोगों को हर कुछ जाना पहचाना लगेगा और आप लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास से वहाँ पे काम कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग सभी चीज़ का बेसिक्स आप लोग अब पहले से वहाँ पे पढ़ के जा रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सिविल इंजीनियरिंग में जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, साइट पे जाके जो वर्क करेंगे, उस लिहाज से ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में पहले हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, तभी तो आपको लगेगा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसा ये नाम है हमारा एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स, है ना, तो इसमें टोटल हम लोगों को 7 चैप्टर्स पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है वो क्या है, एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, है ना। पहला ही चैप्टर क्या है हमारा, एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। नाम से ही ये क्लियर है कि एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन करने के लिए, है ना, कुछ अच्छे क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन को करने के लिए हमें जिन मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। तो चूंकि नॉर्मल जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, सरिया यूज करते हैं, फाइन एग्रीगेट जैसे क्या है सैंड, और कोर्स एग्रीगेट गिट्टी, स्टोन एग्रीगेट वगैरह का यूज करते हैं, और कभी कभी प्लास्टिसाइजर या अन्य तरह के केमिकल्स का यूज करते हैं पानी के साथ। तो यही अपना बेसिक मटेरियल है। लेकिन जब हम लोग अच्छे क्वालिटी के स्ट्रक्चर्स, अच्छे क्वालिटी के बिल्डिंग्स या जब हैवी स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे तो ये सिंपल टेक्निक से काम हमारा नहीं चलता है। तो हमें वहाँ पे क्या है कुछ स्पेशल तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तभी तो जाके स्ट्रक्चर पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। हम लोग कम चौड़ाई में, जैसे स्लैब मान लीजिए कि आप लोग 150 मिलीमीटर का स्लैब हम लोग बनाएं, तो वहाँ पे अगर क्या है कि अगर हम लोग अच्छे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम लोग 100 मिलीमीटर के स्लैब में हम लोग काम चला सकते हैं। या इंडस्ट्री वगैरह में जो फ्लोर बनता है वो बहुत ही हैवी बनता है, तो वहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल मटेरियल से बनाएंगे तो फ्लोर फेल कर जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री के फ्लोर पे क्या है बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, पावर प्लांट्स वगैरह में टरबाइन वगैरह लगता है, और जब ये बड़ी बड़ी मशीनें या टरबाइन वगैरह जब चलेंगी तो वहाँ पे क्या है वाइब्रेशन पैदा करती हैं, वो वहाँ पे कंपन पैदा होता है, तो वो फ्लोर क्या लगातार कंपन में रहता है, तो धीरे 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 उनका जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो मजबूती है वक्त के साथ घटते चली जाती है और बहुत ही कम वक्त में वो खराब हो जाएंगी। अगर ये कब होगा, जब हम लोग नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करेंगे, नॉर्मल मतलब क्या है कंक्रीटिंग मटेरियल्स के साथ। तो अब हम लोगों को चूंकि क्या है कि इंडस्ट्री में हम लोगों को लंबा टाइम तक चलने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, साथ ही जो कि क्या है हैवी मशीन्स को झेल सके, साथ ही साथ उनके द्वारा होने वाले कंपन्स को भी ये अपने में समाहित कर ले या उसके द्वारा ये खराब ना हो। तो इसीलिए हमें कुछ एडवांस मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग उन्हीं के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइबर्स मतलब क्या है, जिसका हिंदी में मतलब क्या है, रेशा या धागा। तो ये जो रेशा या धागा है अलग अलग मटेरियल्स का आता है, जैसे स्टील का आता है, क्या है प्लास्टिक का आता है, ग्लास का आता है, कार्बन का आता है। तो हमें जहाँ पे जैसी आवश्यकता होगी, जैसा मटेरियल और जैसी जिसकी उपलब्धता होगी, हम लोग वैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में, जिन प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग क्या है कंस्ट्रक्शन में करते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे ना पीवीसी का, पीवीसी हम लोग पाइप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पीवीसी के बारे में पढ़ेंगे, आरपीवीसी के बारे में पढ़ेंगे, सीपीवीसी के बारे में पढ़ेंगे,
वैसे ही हम लोगों को HDRP, FRP, GRP इन सबों के बारे में पढ़ना है। ये सब क्या है, प्लास्टिक्स के टाइप है, ऐसे प्लास्टिक्स जिनका इस्तेमाल हम लोग क्या है अपने कंस्ट्रक्शन में करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे कलर्ड प्लास्टिक शीट्स के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे हम लोगों को बिल्डिंग में क्या है, बिल्डिंग की खूबसूरती भी बढ़ानी है और मजबूती भी चाहिए, तो हम लोग क्या है वहाँ पे कलर्ड प्लास्टिक शीट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ और भी अन्य तरह के प्लास्टिक्स जिनका इस्तेमाल हम लोग क्या है अपने कंस्ट्रक्शन में करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल टिम्बर के बारे में। आर्टिफिशियल टिम्बर मतलब कृत्रिम लकड़ी, ऐसी लकड़ी जिसका निर्माण मनुष्य करते हैं, हम लोग फैक्ट्री में उनका निर्माण करते हैं। तो ये कृत्रिम लकड़ी है क्या, ये आर्टिफिशियल टिम्बर क्या है, ये कैसे बनता है, इनको बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ये नॉर्मल जो अपना प्राकृतिक लकड़ी है उससे कैसे अलग है, हम लोग आर्टिफिशियल टिम्बर को आजकल क्यों प्रचलन में ला रहे हैं, क्यों इसका हम लोग इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। और मैं एक कंपनी का नाम बताता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, आप लोग गूगल में इसको सर्च करिएगा। ये इंडिया की सबसे अच्छी आर्टिफिशियल लकड़ी को बनाती है ना, आर्टिफिशियल टिम्बर को बनाती है। इनका स्ट्रेंथ भी नेचुरल से ज़्यादा होता है, ये डीके भी नहीं करती है ना, मतलब कीटाणु वगैरह का, दीमक वगैरह का भी इस पर असर नहीं होता, तो ये बहुत लंबा वक्त तक चलती हैं, हल्की भी होती हैं, देखने में भी खूबसूरत होती हैं और इनको यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल टिम्बर का प्रचलन वक्त के साथ बढ़ते जा रहा है। फिर साथ ही साथ हम लोग कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अकॉस्टिक मटेरियल। अकॉस्टिक मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे क्या है, सिनेमा हॉल, पब कहाँ पे, पब आप लोग जानते होंगे ना, जहाँ पे डांस म्यूजिक वगैरह बहुत सारा होता है, या जहाँ पे डीजे वगैरह अपने जो शोज करते हैं पर डे इवनिंग में ना, डीजे शोज वगैरह जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे ध्वनि बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो जब ध्वनि बहुत ज़्यादा तेज होती है तो आप लोग देखेंगे उस जगह की दीवारों में क्या है, दीवारों में कंपन उत्पन्न होने लगता है। तो दीवारों में जब कंपन उत्पन्न होने लगता है तो वहाँ पे धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ घटते चले जाती है और उसके आसपास जो भी मनुष्य लोग रहते हैं उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, उन्हें लगता है ये कब गिर जाएगा, कब नहीं गिरेगा। उनके कारण आसपास के जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी क्षति पहुंचना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, अकॉस्टिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। अकॉस्टिक मटेरियल्स क्या है, जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है, एक्स्ट्रा ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है या जो नॉइज़ वगैरह जो उत्पन्न हो रहा है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिससे क्या है कि बिल्डिंग हमारा सुरक्षित रहेगा, ध्वनि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा और जो साउंड का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है, नुकसान भी नहीं होगा और आप लोग म्यूजिक साउंड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। सिनेमा हॉल वगैरह में देखते हैं ना कि म्यूजिक कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना, अगर आवाज़ अगर रिफ्लेक्शन करेगा तो क्या है, हम लोगों को एक ही आवाज़ 2 बार सुनाई देगा, हम लोग मूवी का अच्छे से मजे भी नहीं ले पाएंगे, है ना, हम लोग ज़्यादा आनंद भी नहीं उठा पाएंगे। तो वहाँ पे क्या है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यानी एकॉस्टिक मटेरियल्स वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये एकॉस्टिक मटेरियल क्या है, कैसे बनता है, किस तरह के इक्विपमेंट से बनता है, हम लोग उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक सीजर्स वगैरह के बारे में, या कोई जो एडवांस तरह का जो केमिकल आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, वाटर प्रूफिंग मटेरियल है ना, तो मतलब बिल्डिंग में पानी वगैरह नहीं घुस जाए तो उनसे बचने के लिए जो हम लोग केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो नए नए अभी आए हैं, हम लोग उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसलिए इसका नाम है एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये कुछ अलग तरह के एडवांस तरह के कंस्ट्रक्शन करने में ये सहयोग प्रदान करते हैं। अब तो हम लोग मटेरियल पढ़ लिए कि किस तरह के मटेरियल से एडवांस कंस्ट्रक्शन करना है। अब हम लोग एडवांस कंस्ट्रक्शन करेंगे कैसे, उसके लिए क्या क्या अलग अलग टेक्निक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे कॉमन मेथड है, जो सबसे कॉमन टेक्निक है, आप लोग उसको बहुत ज़्यादा देखते होंगे आजकल, ये बहुत ज़्यादा आजकल फेमस है और बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहते हैं, है ना। प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस नाम से ही क्लियर है, वैसा कंक्रीट है ना, वैसा मेंबर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही उसमें स्ट्रेस को हम लोग डेवलप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि जो हम लोग बिल्डिंग जो बना रहे हैं, जो छत बना रहे हैं, वहाँ पे कितना डेड लोड कितना लाइव लोड आएगा, तो हमें पता है कि उसके कारण कितना स्ट्रेस उपलब्ध होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या है, बिल्डिंग को बनाते वक्त हम लोग स्लैब का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग पहले से अच्छे से डिज़ाइन करके कैलकुलेट कर लें कि कितना स्ट्रेस आने वाला है, अगर उतना ही स्ट्रेस वाला अगर हम पहले से एक स्लैब कहीं और पे कास्ट कर लें और ला के सीधे उसको बैठा देंगे तो हमारा काम तो चल जाएगा ना। तो आज के डेट में जितनी भी पुल बन रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रिज वगैरह बन रहे हैं रेलवे की, या फिर जो रोड वाला जो ब्रिज वगैरह बनता है, या बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स वगैरह बन रहे हैं, सब प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर ही बन रहे हैं। तो ये प्री स्ट्रेसिंग है क्या, प्री स्ट्रेस
कंक्रीट को बनाने के लिए किन किन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्री स्ट्रेस करने के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, तो हम लोग सबके बारे में जानेंगे। फिर दूसरा है हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट। आप लोग गौर करेंगे, जब आप लोग सड़क पे चलेंगे तो क्या है ना, ट्रक पे एक बहुत बड़ा ड्रम घूमते हुए जाता है ना, तो वो घूमता हुआ ड्रम एक्चुअली क्या है, कंक्रीट को लेके जाता है। ट्रक माउंटेड ड्रम है ना, या ट्रक माउंटेड मिक्सर भी उसको बोलते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरएमसी, रेडी मिक्स कंक्रीट। एक प्लांट होता है कंक्रीट का, वहां पे पहले से हमें जिस भी तरह का कंक्रीट चाहिए, जिस भी क्वालिटी का, हम लोग वहां से कंक्रीट को बना लेते हैं, उस मिक्सर में डाल देते हैं, उस गाड़ी में, और वो ड्रम धीरे धीरे घूमते घूमते, ताकि कंक्रीट जमे ना, हम लोग उसको घुमाते रहते हैं, कंक्रीट आराम से मिलते हुए रहता है धीरे धीरे, और जहाँ पे कंक्रीट की आवश्यकता होती है साइड पे हम लोग पहुँचा देते हैं। तो ये स्पेशल कंक्रीट बनता कैसे है, किस तरह के गाड़ियों में हम लोग उसको साइड तक पहुँचाते हैं, क्या क्या स्पेशल मटेरियल, बाकी वगैरह के बारे में हम लोग उसको जानेंगे। फिर यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है अंडर वाटर कंक्रीटिंग के बारे में। अगर आप लोग कभी भी नेट पे आप लोग क्या है ना, कभी मौका मिले तो डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखिएगा, जैसे वर्ल्ड की जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, जैसे बुर्ज खलीफा वगैरह कैसे बना था, तो ये वहाँ पे क्या है ना, आप लोग देखेंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा अंडर वाटर कंक्रीटिंग करते हैं। समुद्र वगैरह में जो पुल बनते हैं, या जो टनल्स बनता है, या जो ब्रिज जो गंगा नदी वगैरह में बनता है, तो उसका जो पिलर, जो फाउंडेशन है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, नदी के अंदर में होता है। तो वहाँ पे हम लोगों को क्या है, अंडर वाटर कंक्रीटिंग करना पड़ता है। तो ये अंडर वाटर कंक्रीटिंग है क्या, हम लोग इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। इसको करने के लिए क्या स्पेशल कंक्रीट की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या स्पेशल टेक्निक्स आते हैं, क्या क्या स्पेशल इक्विपमेंट्स है, हम लोग इसको कैसे करेंगे, हमें क्या क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए, तो हम लोग इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे अंडर वाटर कंक्रीटिंग में। फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रीमिक्स कंक्रीटिंग के बारे में, है ना। तो जब हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये मटेरियल जान लिए, अब हम लोग किस मेथड से हम लोग अब करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे है ना, एडवांस कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे टेक्निक्स को लिखिए। ये तो एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड मतलब हम लोग नया नया अच्छी तरह का कंस्ट्रक्शन किस मेथड से करेंगे। अब जो आज के ज़माने में जो नए कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, जैसे क्या है, हाई राइज स्ट्रक्चर, 100 फ्लोर की बिल्डिंग्स बन रही हैं, 150 फ्लोर का बिल्डिंग बन रहा है। तो हम लोग जो नॉर्मली जो 3 फ्लोर का बिल्डिंग बनाते हैं और जो 100 फ्लोर का बिल्डिंग बनाएंगे, दोनों में तो अंतर है ना, दोनों के कंस्ट्रक्शन के तरीके में, दोनों में अलग अलग तरह के कंक्रीटिंग चाहिए, अलग अलग तरह के फॉर्मवर्क वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे हम लोग फॉर्मवर्क क्या होता है। फॉर्मवर्क का हम लोग जनरली इस्तेमाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शटरिंग, है ना। कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए पहले हम लोग क्या सपोर्ट देते हैं ना उसको, तभी तो जाके उस पर कंक्रीटिंग करते हैं ना। जैसे कॉलम ढालना है तो कॉलम के चारों तरफ हम लोग एक पहले सपोर्ट खड़ा करते हैं, तब जाके फिर उसमें हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं। स्लैब ढालने के पहले देखते होंगे ना, हम लोग पहले नीचे से पूरा उसको सपोर्ट लगाते हैं, ताकि कंक्रीटिंग करते वक्त, चूंकि वो गीला होता है, उसको सपोर्ट चाहिए, और साथ ही साथ उसके द्वारा जो लोड ट्रांसफर होगा उसको भी तो सपोर्ट देना होगा। तो इस शटरिंग ही एक्चुअली क्या है, फॉर्मवर्क है। ये फॉर्मवर्क क्या है, आज के डेट में चूंकि इतने एडवांस्ड तरह के कंस्ट्रक्शन होने लगे हैं, तो हर बार तो नया फॉर्मवर्क हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आज के डेट में अलग अलग तरह की स्पेशल कंपनियां आ गई हैं, जो कि क्या है, एडवांस्ड मटेरियल से फॉर्मवर्क बना रही हैं। नॉर्मली हम लोग जो पहले फॉर्मवर्क इस्तेमाल करते थे, वो किसका इस्तेमाल करते थे, लकड़ी का, प्लाईवुड वगैरह का, या स्टील सीट का। बट आज के डेट में क्या है ना, कार्बन फाइबर, एल्यूमिनियम वगैरह के एडजस्टेबल फॉर्मवर्क आ गए हैं, कि जहाँ पे जैसा साइज होगा, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी, वो ऑटोमेटिक हम लोग उसको एडजस्ट कर पाएंगे। बार बार हमें हर नया साइट के लिए हमें फॉर्मवर्क नहीं बनाना होगा, पूरा वो लोग हाइड्रोलिक सिस्टम से लगा हुआ रहता है, और हम लोग उसको बहुत कम ही टाइम में उसको हम लोग निकाल सकते हैं और फिर दूसरे साइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोग बहुत ही यूजफुल होता है, हल्का होता है, ट्रांसपोर्ट करने में उनको आसानी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मवर्क के बारे में पढ़ेंगे, हाई राइज स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सॉइल रीइंफोर्सिंग के बारे में। सॉइल रीइंफोर्सिंग क्या है, सॉइल रीइंफोर्सिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मिट्टी की क्वालिटी को, मिट्टी के प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे आप लोग एक सॉइल मैकेनिक्स में एक वर्ड पढ़े होंगे ना, बियरिंग कैपेसिटी। तो सॉइल कितना लोड ले सकता है, तो सॉइल में लोड लेने की क्षमता, सॉइल में बियर करने की क्षमता क्या है, बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है। मान लीजिए कि अगर कहीं का सॉइल की जो क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, बट वहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत हाई राइज स्ट्रक्चर बनाना है, 100 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, तो उस केस में हमें क्या है, मिट्टी की प्रॉपर्टी को बढ़ाना होता है ना। तो मिट्टी को प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या है, जियो फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जियो सिंथेसिस यूज़ करते हैं, है ना।
तो इन सब मटेरियल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है हमारा होइस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट्स। होइस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट, देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक है होइस्टिंग और एक क्या है, कन्वेइंग इक्विपमेंट। दोनों अलग अलग चीजें है। होइस्टिंग का क्या मतलब होता है, मटेरियल्स को या सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे रख देना। जैसे हाई राइज स्ट्रक्चर वगैरह बनता है तो आप लोग देखते होंगे कि बिल्डिंग के सबसे ऊपर के पार्ट में एक क्रेन लगा होता है, तो वो क्या करता है कि नीचे से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो ऊपर चढ़ाता है, एक कोने से वो दूसरे कोने तक पहुंचाता है, और ये बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी जल्दी बिना गलती के करता है, इसीलिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि उतने हाई राइज स्ट्रक्चर में मैनुअल लेबर से वो संभव नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं टावर क्रेन। तो हम लोग यहाँ पे टावर क्रेन के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉलर क्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रक माउंटेड क्रेन के बारे में पढ़ेंगे, गिर्डर क्रेन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग इसके फिर एक डेरिक्स आता है ना, एक ही साइट पे इस जगह से उस जगह, है ना, एक जगह से दूसरे जगह इक्विपमेंट्स को या फिर मटेरियल वगैरह को या कंक्रीट वगैरह को करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, होइस्ट करने के लिए। होइस्ट एक वर्ड है जिसका क्या मतलब है, फहराना, एक जगह से दूसरे जगह तुरंत उसको यूज में लाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना। क्रेन वगैरह देखते हैं ना, किसी चीज को उठा के कहीं पे वो रख देता है, तो वही उस तरह के इक्विपमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होइस्टिंग इक्विपमेंट्स बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्रेन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर है दूसरा कन्वेइंग इक्विपमेंट्स। कन्वेइंग इक्विपमेंट्स क्या है, कन्वे करने के लिए मटेरियल को एक जगह से एक साइड से दूसरे साइड या लंबी लंबी दूरी के लिए मटेरियल्स को ले जाना। जैसे हमारा जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट क्या है, प्लांट से लेके जो साइट है वहां पे पहुंचाना, तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ट्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रक के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एक आता है डंपर, बड़ा बड़ा जो ट्रक आता है, 16 चक्का वाला जो ट्रक है, जो 18 चक्का वाला ट्रक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डंपर बोलते हैं। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, जैसे देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि 2 चक्का लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है ना, एक बेल्ट लगा होता है, यहाँ पे क्या है ना, मटेरियल गिरते रहता है, ये मटेरियल इधर जाके जाते रहता है और यहाँ पे जाके मटेरियल गिर जाता है, यहाँ पे हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक साइट में जब मटेरियल और जहां पे हमें आवश्यकता है वो बहुत दूर हो, तो हमें क्या है, कन्वेयर बेल्ट की आवश्यकता पड़ती है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह में, तो चूंकि जैसे स्टील वगैरह बनाने में हमें बहुत सारे मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग मटेरियल को दूर दूर स्टोर करते हैं, तो उसको एक साथ प्लांट में लाने के लिए हम लोग क्या है, कन्वेयर बेल्ट की आवश्यकता हम लोग पड़ती है या हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग कन्वेयर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे। नामी है कन्वे करना, आगे बढ़ाना, एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसपोर्ट करना, तो उसके लिए हम लोग जो भी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उसको कन्वेइंग इक्विपमेंट्स में पढ़ेंगे। फिर है हमारा अर्थ मूविंग मशीनरी। अर्थ मूविंग मशीनरी देखिए नाम से ही क्लियर है, ऐसी मशीनरी जिसका किससे रिलेशन हो, अर्थ से रिलेटेड हो, मिट्टी से जिसका रिलेशन हो। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 2 तरह के इक्विपमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। पहला, ऐसा इक्विपमेंट जो मिट्टी को खोदे, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने के लिए क्या है, उसके फाउंडेशन को बनाने के लिए हम लोग को गड्ढा करना पड़ता है ना, तो गड्ढा वगैरह करने के लिए या अर्थवर्क करने के लिए, मिट्टी को काट के हटाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोग देखते होंगे ना, जेसीबी की जो बड़े बड़े जो पावर सोवेल्स वगैरह आते हैं उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, बुलडोजर के बारे में पढ़ेंगे, पावर सोवेल के बारे में पढ़ेंगे, जेसीबी, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी मशीनरी है जो मिट्टी के काटने वगैरह के इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन, है ना, कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, जो मिट्टी वगैरह को कॉम्पैक्ट करने के काम में हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के कॉम्पैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, रोलर माउंटेड, क्रेन माउंटेड, वाइब्रेटरी, है ना, कॉम्पैक्टर वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हमारा क्या है, कंक्रीटिंग इक्विपमेंट। अब यहाँ पे तो हम लोग सब कर लिए, अब लास्ट में कंक्रीटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे किस तरह के इक्विपमेंट्स की आवश्यकता हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। तो साइट पे कंक्रीटिंग को करने के लिए हम लोग किस किस तरह के इक्विपमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे क्या क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक वाइब्रेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी को बगैर अच्छे से कंक्रीट को अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के लिए, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या है कि आरएमसी में जो ट्रक वगैरह इस्तेमाल होता है हम लोग उसका यहाँ पे छोटे छोटे क्रेन्स वगैरह का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, मिक्सर वगैरह का यूज़ करते हैं, है ना, जो मिक्सर प्लांट वगैरह आता है कंक्रीट को आपस में मिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे उसके बारे में पढ़ेंगे कंक्रीटिंग इक्विपमेंट्स में। मतलब कंक्रीट को तैयार करने के साथ साइट पे उसको
कम वक्त में पहुंचाने के लिए जिन जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग यहाँ पे उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हॉट मिक्स बैचिंग प्लांट, सड़क वगैरह जो आप लोग देखते हैं, जो क्या फ्लेक्सिबल पेवमेंट हम लोग बनाते हैं बिटुमिन वाला, तो बिटुमिन बनाते वक्त क्या हमें बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बिटुमिन को और कोर्स एग्रीगेट वगैरह को आपस में मिलाना पड़ता है। तो जिस प्लांट में हम लोग इसको तैयार करते हैं उसको बोलते हैं हॉट मिक्स बैचिंग प्लांट। तो उस प्लांट्स के वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है हमारा मिसलेनियस इक्विपमेंट्स और इक्विपमेंट मैनेजमेंट, और यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना, अगर उसके अलावे कोई भी तरह का मिसलेनियस इक्विपमेंट्स है, कोई भी और भी तरह का जो स्पेशल इक्विपमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, हम लोग उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट साइट पे हो जाएगा तो उसका अच्छे से अच्छे हम लोग कैसे यूज़ करें, कैसे उसका क्या इफेक्टिव यूज़ करें, एक ऑप्टिमम यूज़ करें, ताकि हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है हम लोग उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल कर पाएं। तो उसके लिए हमें क्या है, इक्विपमेंट मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों को उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना होगा, उसके मेंटेनेंस के बारे में रेगुलर देखते रहना होगा, गाड़ी मेंटेन है कि नहीं है, नहीं तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसकी फ्यूल इफिशियंसी कैसी है, वो कितना फ्यूल खर्च करता है, अगर किसी गाड़ी में फ्यूल वगैरह ज़्यादा खर्च है तो हम लोगों को उसको सर्विसिंग कराना होगा। सबका जो मोबिल वगैरह हम लोग टाइम टू टाइम वगैरह चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, इसमें हम लोग उसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यही था अपना एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स का हमारा सिलेबस। तो चलिए इसको जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।